तो आओ इस लेक्चर में हम जो प्रश्न एक है उससे संबंधित जो सवाल होते हैं 4-4 नंबर के, और जो हमारा टॉपिक जो यूनिट 4 होता है वहाँ भी कई बार इनमें से कोई दो उठा के दे देता 8-8 नंबर के। तो ये 4 में भी पूछता है और एक से संबंधित कई सारे यहाँ पर टॉपिक मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। बहुत सारे टॉपिक है, 15-16 टॉपिक हैं, इनमें से कई सारे आप पढ़ चुके हैं, 5-6 मैं आपको यहाँ पर पढ़ाऊँगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, जो पहला सवाल होता है उससे संबंधित है। तो देखते कौन कौन से टॉपिक हैं। पहला क्या है, अलगाव से समावेशन की ओर शिक्षा। तो इसको मैं भी पढ़ाऊंगा, क्या होता है अलगाव से समावेशन की ओर शिक्षा। दूसरा, जिला विकलांगता पुनर्वास केंद्र है, DDRC, डिस्ट्रिक्ट्स डिसेबिलिटी रिहेबिलिटेशन काउंसिल। जैसे RCI नहीं था जो हमने पढ़ाया था सुबह, रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया होता है ना, केंद्रीय स्तर पर था, तो जिला स्तर पर होता है, इसी प्रकार छोटा होता है एक। तो थोड़ा उसके बारे में भी जानना है, ये कई बार पूछा गया सवाल है DDRC का, ठीक है। ये RCI की तरह ही होता है ये भी। अगला है समावेशी विद्यालय के सिद्धांत। तो ये तो मैं तो आपको पढ़ा चुका हूँ, जो जो पढ़ा चुका हूँ वो मैं यहाँ पर लिखे तो मैंने कौन कौन से पूछ, लेकिन मैंने पढ़ाए हुए हैं। अगला है विकलांग बच्चों की शिक्षा में प्रयोग होने वाले विभिन्न उपकरण। तो ये मैं पढ़ाऊँगा। अगला है समावेशी शिक्षा का अर्थ। तो क्या होता है ये भी मैं आप पढ़ा चुका हूँ, समावेशी शिक्षा किसे कहते हैं ना। अगला है शिक्षा के संदर्भ में राष्ट्रीय असमर्थता नीति सन 2006। पढ़ाई मैंने सन 2006 की नीति। मैंने कहा देखो इसने क्या, शिक्षा के संदर्भ में राष्ट्रीय असमर्थता नीति, कुछ भी नाम ले सकता है ये तो, लेकिन वही जब भी आए राष्ट्रीय असमर्थता नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, लेकिन शब्द हो असमर्थ लोगों के लिए, तो वही माना सन 2006 वाला। बहुत बार सवाल पूछता रहता है इस पर ये, ठीक है। तो ये भी मैं पढ़ा चुका हूँ, सन 2006 वाली पॉलिसी आपको। अगला है समावेशी विद्यालय में मानव संसाधन, ये मैं पढ़ाऊँगा। बहुसंवेदी शिक्षण, मल्टी सेंसरी टीचिंग, ये भी पढ़ाऊँगा, बहुत महत्वपूर्ण है। जो जो महत्वपूर्ण है देखो, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है ये, तो बहुत ध्यान से सुनना। RCI रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया 16 नंबर में पूछता है, 4 नंबर में पूछता है, देखो ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ RCI को। विद्यालय तत्परता की परिभाषा, व्हाट इज स्कूल रेडीनेस। तो याद आ रहा आपको, जो बच्चे को स्कूल जाने के लिए तैयार करते हैं उसको रेडीनेस कहते हैं। शारीरिक और मानसिक रूप से दोनों तरह तैयार होना चाहिए। तो उसके प्रभावित करने वाले बहुत सारे कारक भी मैंने पढ़ाए थे, यूनिट 3 का सवाल बनता है वो, ठीक है। 4 नंबर में पूछ देता परिभाषा, तो ये भी पढ़ा दिया है। विशिष्ट शिक्षक की भूमिका, विशिष्ट शिक्षक होता है ना, एक सामान्य शिक्षक और एक विशिष्ट शिक्षक। तो वैसे यदि मैं नहीं भी पढ़ाऊँ तो फिर भी थोड़ा बहुत तो लिख ही दोगे भाई, विशेष शिक्षक क्या होता है, विशेष बच्चों को पढ़ाता है, ध्यान देता है थोड़ा बहुत, है ना। लेकिन इसको भी मैं अभी आपको पढ़ाऊँगा। समावेशी शिक्षा की आवश्यकता, तो मैंने पढ़ा चुका हूँ भाई, समावेशी शिक्षा क्यों जरूरी है, तो ये मैंने पढ़ाया था आपको। 16 नंबर का सवाल भी आता, 4 नंबर में पूछता है। समावेशी शिक्षा के लिए बाधाएं, तो कौन कौन सी बाधाएं हैं ये मैंने आपको पढ़ा दिया है ये भी। संगी साथी अनुशिक्षण, पीर ट्यूटोरिंग, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। हमेशा याद रखेंगे दो शब्दों को, एक ये शब्द मल्टी सेंसरी, हमेशा हिंदी में ना भी रहे याद, अंग्रेजी का शब्द याद रखना है, मल्टी सेंसरी टीचिंग। और हिंदी का शब्द याद नहीं भी रहे ना, अंग्रेजी का शब्द होना चाहिए पी ट्यूटोरिंग। तो पी ट्यूटोरिंग और मल्टी सेंसरी टीचिंग, अंग्रेजी में मल्टी सेंसरी टीचिंग, हिंदी में बहुसंवेदी या बहु इंद्रिय शिक्षण भी कहते हैं। और इस संगी साथी अनुशिक्षण पी ट्यूटोरिंग बड़ा याद रखना, इस सवाल कम से कम 5-6 बार पूछा गया, ये वाला और ये दोनों के सवाल, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है दोनों। अगला है विशिष्ट शिक्षा में ICT का उपयोग, इसको भी पढ़ाऊँगा मैं, कि जो ICT है, सूचना संचार तकनीकी है, विशिष्ट शिक्षा में यानी जो हम शिक्षा देते हैं कैसा उपयोग में हो सकती है, तो इसको पढ़ेंगे। और विकलांग लोगों के लिए संवैधानिक प्रावधान, तो ये भी मैं आपको पढ़ाऊँगा कि विकलांग लोगों के लिए संविधान में क्या क्या प्रावधान है। तो इतने सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर मुझे पढ़ानी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लगभग 9 चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है, जो इस लेक्चर होगा। 1-2 चीज़ें अगर कम ज़्यादा भी होंगी तो बाद में उसको पढ़ा दूंगा, लेकिन अधिकांश चीज़ें मैं इसी में आपको पढ़ाऊँगा। तो आइए देखते हैं ये 4 नंबर के सवालों में। सबसे पहला जो देखेंगे हम, विशिष्ट शिक्षक की भूमिका देखेंगे सबसे पहले, ठीक है। रोल ऑफ स्पेशल एजुकेटर, क्या होता है इसकी विशिष्ट शिक्षक की भूमिका, ठीक है। तो देखते हैं विशिष्ट शिक्षक की भूमिका। तो थोड़ा बहुत क्या लिखा है मैंने, विशिष्ट शिक्षक वह शिक्षक होता है जो विशेष बच्चों को पढ़ाता है। हमारे समाज में सभी बच्चे समान नहीं होते हैं, बल्कि अनेक ऐसे बच्चे भी होते हैं जो शारीरिक मानसिक रूप से सामान्य बच्चों से भिन्न होते हैं। इस प्रकार के बच्चों को विशिष्ट बच्चे कहते हैं, और इन्हें जो शिक्षक पढ़ाता है उसे विशिष्ट शिक्षक कहा जाता है। तो मैंने थोड़ी सी परिभाषा बता दी कि विशिष्ट शिक्षक कौन होता है, तो मैंने बता दी जो विशेष बच्चों को पढ़ाता है, और फिर मैंने थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया कि विशेष बच्चा कौन होता है। जो शारीरिक और मानसिक रूप से सामान्य बच्चों से भिन्न होता है वो विशिष्ट बच्चा कहलाता है ना। और जो उन बच्चों को पढ़ाता है, इस प्रकार के शिक्षक को ही विशिष्ट शिक्षक कहा जाता है, स्पेशल एजुकेटर कहते हैं।
तो विशेष शिक्षक की परिभाषा तो अगर मान लीजिए इस तरह आपको नहीं भी आती है लेकिन दिमाग में तो पता ही होगा भाई होता क्या है, कितनी बार समझा दिए विशेष शिक्षक विशेष शिक्षक। एक विशेष शिक्षक की भूमिका क्या होती है स्कूल में, तो वो थोड़ी भूमिका देखनी है। ये परिभाषा लिख भी दोगे ठीक है, नहीं भी लिखोगे तो ठीक, क्योंकि भूमिका पूछता है भाई रोल क्या है एक विशेष शिक्षक का। तो पहला रोल है विशिष्ट बालकों की विशिष्ट आवश्यकताओं की पहचान करना, पहला इसकी भूमिका है। शिक्षक कक्षा में इस बात की पहचान करेगा कि किन बच्चों को किस सामग्री सहायक सामग्री की ज़रूरत है, अर्थात दृष्टिबाधित बालकों को क्या ज़रूरत है, श्रवणबाधित बालकों को क्या ज़रूरत है, विकलांगों को क्या ज़रूरत है, यानी उनकी आवश्यकताएं क्या हैं उनकी पहचान करेगा। तो सबसे पहले तो यही देखेगा भाई कौन बालक, पढ़ाने से पहले चीज़ को देखेगा ना कि ज़रूरत क्या है। अब मान लें मैं पढ़ाना शुरू कर दिया, मुझे पता मैं पढ़ा रहा हूँ मान लें अंधों के दृष्टिकोण से और पता लग रहा है सारे के सारे वहाँ बहरे बैठे हैं पीछे पढ़ने वाले, तो पहले तो मुझे आवश्यकता देखनी पड़ेगी ना कि भाई किन को पढ़ाना है और क्या आवश्यकता है, मुझे कौन कौन सी सामग्री की मुझे ज़रूरत है। तो सबसे पहले तो इसी चीज़ का ध्यान रखता है एक विशेष शिक्षक। तो विशिष्ट बालकों की विशिष्ट आवश्यकताओं की पहचान करता है कि भाई उनको क्या क्या ज़रूरत है। तो पहली इसकी भूमिका हो गई है। अगली भूमिका देखेंगे इसकी, बच्चों की समस्याओं कठिनाइयों पर ध्यान देना। कक्षा में बच्चों को क्या समस्या आ रही है, इस ध्यान देना अति ऐसा, ठीक है, इस ध्यान देना ऐसा ध्यान देना शब्द होगा, थोड़ा बहुत कई बार गलत भी, क्योंकि मैं फटाफट चीज़ों को लिखता हूँ इसलिए थोड़ी बहुत गलत भी हो जाती है। तो कक्षा में बच्चों को क्या समस्या आ रही है ऐसा ध्यान देना अति आवश्यक होता है और उसका समाधान करने का प्रयास भी विशेष शिक्षक करता रहता है। तो पहले तो उसने देखा भाई बच्चों को क्या आवश्यकता की ज़रूरत है, दूसरा देखा कि बच्चों को क्या समस्या आ रही है, क्या कठिनाई आ रही है, तो उसका पता लगाना है कि कोई बच्चा ठीक से देख नहीं रहा है तो भाई उसको आगे बिठा दो, कोई ठीक से सुन नहीं रहा है तो उसको आगे बिठाओ ताकि ज़ोर ज़ोर से बोल के सुन सके। तो उसकी क्या समस्याएँ क्या कठिनाइयाँ आ रही है उसको पहचानना और उसको समाधान करने का प्रयास करता है एक विशिष्ट शिक्षक। अगला है बालकों के विकास का निरंतर निरीक्षण करता रहता है। एक विशिष्ट शिक्षक को हमेशा बच्चों का निरीक्षण करना होता है कि बच्चों का विकास कितना हो पाया है। तो जो लगातार बालकों के जो विकास का निरीक्षण करना, क्योंकि जो इस प्रकार के स्कूल होते हैं विशेष स्कूल है, वहाँ पर बच्चे को केवल पढ़ने के लिए नहीं भेजते हैं बल्कि उसको सुधारने के लिए भी भेजते हैं। जो थोड़े मेंटली वैसे बच्चे हों ताकि ठीक हो जाए, सुन नहीं रहा तो सुन ले, वहाँ पर डॉक्टर आदि भी होते हैं, ठीक है। तो विकास का निरंतर परीक्षण करता रहता है भाई कितना ग्रोथ हुआ बच्चे में, वैसा ही है कुछ परिवर्तन आया, तो इस चीज़ को भी लगातार देखता रहता है कि बच्चा भाई कितना मतलब सीख विकास हो पाया उसका, है ना। अगला है बच्चों का माता पिता की तरह स्नेह देना। विशिष्ट बच्चों को तभी बेहतर तरीके से पढ़ाया या समझाया जा सकता है जब एक शिक्षक के रूप में नहीं बल्कि माता के रूप में कार्य करे, बच्चों को स्नेह करे, उनके साथ बैठे, उनके साथ खेले, अर्थात विशिष्ट शिक्षक को इन सभी बातों का ध्यान देना आवश्यक होता है। तो सामान्य सी बात, बहुत अच्छी बात है कि भाई जब एक माता की तरह ही, जो भाई कल्पना करो ना एक ऐसा बच्चा है थोड़ा मेंटली टाइप का है, तो आप उसके साथ उसी तरह से रहोगे ना, उसकी माता की तरह उसके प्यार करोगे, ठीक से करोगे, तभी तो सीखेगा इसी चीज़ को, नहीं तो वो तो डरता ही रहेगा आपसे। तो ये कि वो जो विशेष शिक्षक है उसको माता की तरह स्नेह देना है बच्चों को, तो ये उसका अहम रोल भूमिका होती है। अगला है विभिन्न शिक्षण विधियों का प्रयोग करना। एक विशेष कक्षा में अनेक प्रकार के विशिष्ट छात्र होते हैं, कोई दृष्टिबाधित होता है, कोई श्रवणबाधित होता है, कोई मंद बुद्धि होता है, कोई तीव्र बुद्धि होता है, अर्थात अनेक प्रकार के बच्चे हैं। इसलिए विशिष्ट शिक्षक को अनेक विधियों से पढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। तो ये भी अच्छा पॉइंट है कि भाई कक्षा में बहुत सारे बच्चे हैं तो अलग अलग विधि से पढ़ाओ। जो बच्चे सुन नहीं रहे हैं उनको देखने वाली विधि से पढ़ाओ, जो बच्चे देख नहीं पा रहे हैं उनको सुनने वाली विधि के डिबेट कराओ, प्रश्नोत्तर विधि से पढ़ाओ, जो बच्चे वैसे हैं मतलब खेल सकते हैं उनको खेल विधि से पढ़ाओ। अलग अलग विधियों से समझाने का प्रयास करो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं ना जो ऐसा विशेष स्कूल होते हैं, विशेष स्कूलों में कई सारे बच्चे होते हैं, कोई पूरा अंधा है, कोई पूरा बहरा है, कोई ज़्यादा पागल है। ऐसा स्कूल नहीं होता कि पूरे अंधे ही पढ़ रहे हैं सारे, ऐसे भी हो सकता है, लेकिन विशेष स्कूल में सारे एक जैसे बच्चे मतलब सारे वो जो डिसेबल बच्चे वही पढ़ते रहते हैं, ठीक है। तो उसको अलग अलग विधि से पढ़ाना है, ये भी उसकी भूमिका होती है विशेष शिक्षक की। अगला है विभिन्न सामग्री और उप सामग्री का प्रयोग। शिक्षक को विभिन्न सामग्री और उप सामग्री से पढ़ाने का प्रयास करना चाहिए, जैसे दृष्टिबाधित बालकों के लिए रिकॉर्ड करके पढ़ाना, श्रवणबाधित बालकों के लिए वीडियो या पिक्चर की सहायता से पढ़ाना। तो ये कि विभिन्न सामग्री उप सामग्री के आप प्रयोग करता रहे हो, ठीक है। भाई कोई सुन नहीं रहा तो आप ज़बरदस्ती उसको क्यों बोल रहे हो, उसको आप पिक्चर दिखाओ, वीडियो दिखाओ, है ना।
कोई अगर अंधा है तो भाई उसको ज़बरदस्ती वीडियो क्यों दिखा रहे हो, क्योंकि देख नहीं पा रहे तो उसको रिकॉर्ड कराओ, टैब रिकॉर्ड से दो, या मोबाइल से आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। और भी कई सारे उपकरण मैंने आपके बताए थे ना, तो इस प्रकार वो प्रयोग करेगा। ब्रेन लिपि का प्रयोग करके मोटी छपी हुई जो अक्सर किताबें होती है उसको देगा, जो थोड़ा बहुत आंख देखते हैं उनके लिए, तो विभिन्न सामग्री का प्रयोग करेगा। अगला है माता पिता और अन्य शिक्षकों के साथ सहयोग। विशेष शिक्षक छात्रों के माता पिता और अन्य शिक्षकों के साथ मिलकर काम करते हैं तथा छात्रों की प्रगति का मूल्यांकन किया जा सके तथा छात्रों की प्रगति का मूल्यांकन किया जा सके और बच्चों की शिक्षा में सहायता की जा सके। तो जो विशेष शिक्षक होता है वो बच्चों के माता पिता से भी कांटेक्ट करता रहता है कि हाँ आपका बच्चा ऐसा है, क्या समस्या आ रही क्या है, और अन्य शिक्षकों से भी सहयोग करता रहता है, क्योंकि वहाँ पर पढ़ाने का ही ज़्यादा उद्देश्य नहीं होता है। जो विशेष विद्यालय होते बच्चों को, विशेष विद्यालय में बच्चों को सुधारना, मैंने क्या है पुनर्वास करना, पुनर्वास करना समझते हो ना, उनकी जो क्षमता खो चुका है उनको वापस दिलाने में मदद करना ही एक प्रकार से उद्देश्य होता है इनका, है ना। तो ये विशिष्ट शिक्षक क्या क्या कर सकता है बच्चों के लिए, तो आपने बहुत सारे पॉइंट यहाँ पर देख लिए हैं। एक बार वीडियो देख ली है, अब वीडियो नहीं देखनी है, बस उन पॉइंटों को एक बार याद, वैसे पूरा पढ़ना है और फिर इन पॉइंटों को लिख कर वो यही याद करने हैं। जब अगर मान लिया पेपर में आपको पॉइंट याद आ गए तो फिर तो उस पॉइंट पर आप 2 पन्ना लिख दोगे इसी पर। माता पिता और अन्य शिक्षकों के साथ सहयोग करना, माने मुझे यही पॉइंट खाली इतना याद आ रहा है तो मैं कई बार लिख सकता हूँ कि माता पिता से सहयोग करना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार के बच्चों की जो समस्या होती है उनके माता पिता ज़्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं, इसलिए जो भी शिक्षक होता है लगातार उनके माता पिता के सहयोग करता रहता है ताकि उनको बेहतर तरीके से पढ़ाया जा सके, उनका विकास किया जा सके। साथ ही साथ अन्य शिक्षकों के सहयोग करता रहता है, क्योंकि विशेष शिक्षक हो सकता है किसी अन्य शिक्षक से कोई उसको और सहायता मिल जाए। तो भाई ऐसे तो 3 पेज भर दोगे आप, पॉइंट याद होना चाहिए बस। उसके बाद तो मनगढ़ंत कहानी लिख दो, पीछे से कुछ भी बोल दो, मतलब मेन है उसी से इर्द गिर्द बोलना है, ये नहीं कि बात माता पिता की है और तुम कुछ और ही लिख दो वहाँ पर। तो ये भी हमने समझ लिया है विशिष्ट शिक्षक की भूमिका, है ना। तो ये हमारा ये हो गया, पहला पॉइंट हो गया। अब दूसरा है हमारा विशिष्ट शिक्षा में आईसीटी का उपयोग। आईसीटी सूचना संचार तकनीकी, ये आपका पीछा नहीं छोड़ने वाली है। पिछली बार भी देखा था परीक्षा में क्या उपयोग था, अब पूछ रहा है विशिष्ट शिक्षा में क्या उपयोग है। मैंने कहा ना भाई आईसीटी का उपयोग हर जगह अलग अलग हो सकता है, तो क्या उपयोग है इसका। 4 नंबर में सवाल ही पूछता है ज़्यादातर, ये 16 नंबर में बहुत आज तक नहीं पूछा कभी। तो 4 नंबर के दृष्टिकोण से देखेंगे, थोड़ा ध्यान से देखो इसको, इसमें बहुत जटिल जटिल शब्द भी आते हैं। थोड़ा सूचना संचार तकनीकी बता देना। सूचना संप्रेषण तकनीक एक ऐसी आधुनिक तकनीकी है जिसमें आईसीटी के साधनों के माध्यम से सूचनाओं को संग्रहण, ग्रहण एवं स्थानांतरित कर सकते हैं, अर्थात सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज सकते हैं। आज मानव जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में आईसीटी का व्यापक रूप से प्रयोग हो रहा है। विशिष्ट शिक्षा में भी इसका व्यापक प्रयोग है, जिसे निम्न बिंदुओं के माध्यम से हम समझ सकते हैं। तो आईसीटी की परिभाषा मैंने थोड़ी बहुत पहले भी बताई थी कि भाई आईसीटी की वैसे तो कोई सर्वमान्य कोई परिभाषा है नहीं, याद आ रही है, पिछली वीडियो में बताई थी। क्यों नहीं है, क्योंकि आए दिन तकनीकी परिवर्तन होता रहता है। वो परिभाषा मैंने हूबहू नहीं लिखी, लेकिन मुझे भी याद हो गई होगी, कोई परिभाषा तो नहीं है, लेकिन आए दिन परिवर्तन होता रहता है। इसलिए यदि कोई परिभाषा देनी हो तो ऐसा कह सकते हैं कि भाई क्या है, सूचना संप्रेषण कई साधन होते हैं, जैसे मोबाइल है, टैब रिकॉर्ड है, लैपटॉप है, ये सारे जो आज मैं पढ़ा रहा हूँ आईसीटी का ही कारण पढ़ा पा रहा हूँ, ठीक है। तो इनके प्रयोग से हम सूचनाओं को संग्रहण संप्रेषित करते हैं, और आज के दिन में मानव जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में इसका व्यापक प्रयोग हो रहा है। इसलिए विशिष्ट शिक्षा में भी इसका प्रयोग हो सकता है। कैसे हो सकता है, तो वही पूछना भाई क्या क्या प्रयोग हो रहा है विशिष्ट शिक्षा में। तो पहला है क्या प्रयोग, एक विशिष्ट जो क्लास होती है जहाँ विभिन्न प्रकार के डिसेबल बच्चे पढ़ रहे हैं, तो क्या प्रयोग कर सकते हो आईसीटी का उसका। तो पहला देखते हैं, एक शिक्षक कक्ष में डिजिटल बोर्ड पर बच्चों को पढ़ा सकता है। 2D 3D फोटो दिखाना, वीडियो दिखाना आदि से बच्चों को समझा सकता है, अतः आईसीटी विशिष्ट शिक्षा में उपयोगी है। तो पहला पॉइंट आपने ये देखा, जो डिजिटल बोर्ड होते हैं, डिजिटल बोर्ड का मतलब आईसीटी ही है वो भी, है ना। उसमें बच्चों को पिक्चर दिखा सकता है बड़ी करके, 2D 3D में दिखा सकता है। 2D 3D समझते हो, जैसे ये चीज़ है, ये क्या है, सिंगल डी है। अब मैं इसी को इस तरह बना दूँता हूँ, ये वाला ऐसे बॉल सा बना दिया। तो जब कोई चीज़ के तीनों आयाम दिखने, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दिखने, उसको 3D कहते हैं। 3D मॉडल, ये पेन है ना, ये 3D मॉडल है, इसका सब कुछ दिख रहा है। जिसका जो पेज है, जैसे काली ये चीज़ है, इसका एक ही चीज़ दिख रहा है आपको, सॉरी 2 चीज़ दिख रही है, लंबाई और ऊंचाई दिख रही है, ठीक है। इसकी लंबाई चौड़ाई सब कुछ दिख रहा है ना, इसको 3D मॉडल कहते हैं। तो इसी तरह बच्चों को वो जो बोर्ड होता है डिजिटल बोर्ड, उसमें 3D में दिखा सकता है। कोई पिक्चर दिखानी हो, कुछ बताना हो, मैप दिखाना हो, जहाज़ दिखाना हो, कुछ भी दिखाना हो बच्चों को ना, तो बड़े बड़े अक्षर में दिखा सकता है बोर्ड पर।
तो डिजिटल मतलब डिजिटल बोर्ड पर दिखाएगा तो डिजिटल बोर्ड आईसीटी ही है। तो पहला उपयोग तो यही है उसका कि एक शिक्षक कक्षा कक्ष में डिजिटल बोर्ड पर बच्चों को पढ़ा सकता है, 2D 3D वीडियो दिखाना और अक्षरों को बड़े बड़े में दिखा सकता है चीज़ को वहाँ पर, ठीक है। बोर्ड पर लिख दिया और उसको चौड़ा कर दिया तो बड़ा अक्षर बन जाता है वो, है ना। तो इसका उपयोग हो रहा है यहाँ पर। उपयोग आपको विशिष्ट कक्षा शिक्षा में दिखाना है, बाकी जगहों पर नहीं दिखाना, ध्यान से देखना उसी के लिए। दूसरा, कक्षा में जो शिक्षक पढ़ा रहा है उसकी ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग की जा सकती है ताकि दृष्टिबाधित बालक और श्रवणबाधित बालक जब चाहे दोबारा वीडियो ऑडियो को देख सकते हैं। तो ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है कि जो बच्चा पढ़ा रहा है, जो शिक्षक पढ़ा रहा है, उसकी रिकॉर्डिंग कर लेगा वो और बाद में उसको रिकॉर्ड करके बच्चों को दे देगा। क्योंकि जब बच्चे रिवीजन करेंगे, माने कोई अंधा बच्चा है तो आपने एक बार पढ़ा दिया तो भाई दोबारा वो कैसे चीज़ें, वो किताब को तो समझ नहीं पाएगा, तो उसके लिए वीडियो बना दिया आपने, वो बार बार उसको सुनता रहेगा जब रिवीजन करना है। उसी प्रकार कोई अंधा बच्चा है, उसको नहीं पता, सॉरी जो श्रवण बाधित है, तो उसको वीडियो देखता रहेगा, अच्छा ऐसा शिक्षक ऐसा कर रहा था उस समय तो ये लिखा होगा। तो यानी आप रिकॉर्ड कर सकते हो आईसीटी के साधन के माध्यम से, मोबाइल से रिकॉर्ड कर लो, टैब रिकॉर्ड से रिकॉर्ड कर लो और बाद में उसको वीडियो को दे दो, क्योंकि जब चाहे बच्चा तब उसको वीडियो को देख सकता है, सुन सकता है। तो ये भी उपयोग होगा आईसीटी का विशिष्ट बालकों के लिए, ये भी बहुत अच्छा उपयोग है इसका। तीसरा उपयोग है, मोबाइल और लैपटॉप भी विशेष शिक्षा में योगदान देंगे। जो बच्चे मोबाइल से चीज़ों को देख सकते हैं, सुन सकते हैं, तो ये भी उपयोग में होते हैं इनके, तो ये भी आईसीटी का प्रयोग है विशेष शिक्षा में। चौथा है, वॉइस टू टेक्स्ट और टेक्स्ट टू वॉइस सॉफ्टवेयर भी छात्रों के लिए उपयोगी होता है। समझते हो इसको, वॉइस टू टेक्स्ट और टेक्स्ट टू वॉइस मतलब आप कई बार मोबाइल में ऐसे बोलते हो मुंह लगा के, तो वहाँ पर खुद पे लिखा लिखा आ जाता है। आपने कहा राम, ऐसे कई बार नहीं कहते, छोटे बच्चे ज़्यादा करते हैं। यूट्यूब पर गए और वहाँ पर उसने ऐसे बटन होता है उसको दबाया और मोटा पतलू कार्टून, तो वहाँ पर अपने आप ही मोटा पतलू कार्टून लिख कर आ जाता है और फिर कार्टून आ जाता है। उसको कहते हैं वॉइस टू टेक्स्ट। तुमने बोला और वहाँ पर लिखा आ गया, या फिर तुमने लिखा और बोला हुआ आ गया। तो इस प्रकार का जो सॉफ्टवेयर है ना, ये भी छात्रों के लिए उपयोगी होता है। इसको वॉइस टू टेक्स्ट और टेक्स्ट टू वॉइस कहते हैं। तो कई छोटे छोटे बच्चे ज़्यादा यही करते हैं, उनको लिखना उखना तो आता है नहीं, तो पर यूट्यूब पर जाकर बोलेंगे तो यूट्यूब समझ जाता है उसको। तो इसी को कहते हैं भी सॉफ्टवेयर तकनीकी होती है, ठीक है। तो अंधे बच्चे ऐसे कर सकते हैं, माने किसी चीज़ के बारे में अंधे बच्चे को जानना है कि भाई गाय पर निबंध लिखना है। अब भाई आँख से तो देख नहीं रहा बटन क्या, तो मोबाइल को अपने पास ले गया और वहाँ पर लिख दिया गाय पर निबंध, तो वहाँ पर लिखा आ गया गाय पर निबंध वो यूट्यूब पर, तो फिर वहाँ से बोलेगा तो सुन लेगा चीज़ों को। तो ये भी आईसीटी का प्रयोग से ही हो पा रहा है। अगला, दृष्टिबाधित बालकों के लिए टॉकिंग डिक्शनरी का प्रयोग किया जाता है और बोलने वाले कैलकुलेटर का प्रयोग भी किया जाता है। टॉकिंग डिक्शनरी होती है मतलब ऐसी डिक्शनरी जो शब्द को बोलेगी। जैसे मैंने कहा कि गाय को हिंदी में क्या कहते हैं, तो हमारे लिए तो होता है ना गाय को हिंदी में काऊ कहते हैं, लेकिन ऐसी डिक्शनरी भी होती है जो लिखा आएगा गाय को हिंदी में काऊ कहते हैं, तो बच्चा ऐसा समझेगा अच्छा काऊ कहते हैं, वो बोलती रहेगी। डिक्शनरी वैसी होती है। और कैलकुलेटर तो होता ही है, बोलने वाले कैलकुलेटर, गणित के सवाल आदि करते हैं वो। तो दृष्टिबाधित बालकों के लिए टॉकिंग डिक्शनरी, कैलकुलेटर का प्रयोग किया जा सकता है। ये सब कुछ आईसीटी ही है। आईसीटी की सहायता से विकलांग बच्चे घर बैठकर कक्षा ले सकते हैं और परीक्षा भी दे सकते हैं। तो आईसीटी का विशेष शिक्षा में क्या उपयोग है, तो भाई घर बैठे परीक्षा भी दे सकते हैं। विकलांग बच्चे घर से अटेंड कर सकते हैं, कभी तबीयत खराब है कुछ है तो घर से उसने जूम क्लास देख ली, तो उपयोग है। आईसीटी की सहायता से विशेष बच्चों के माता पिता अपने बच्चों पर निगरानी रख सकते हैं, है ना। तो आईसीटी के प्रयोग से वो कोई डिवाइस दे दिया बच्चे को, उसके जेब में रख दिया और माता पिता निगरानी की, हाँ हाँ मेरा बच्चा भी स्कूल में है, कहाँ है, क्योंकि इनके खोने की, इनकी गुम होने की, एक्सीडेंट होने की संभावना ज़्यादा है ना। भाई एक अंधा बच्चा है तो कहीं भी कुछ भी हो सकता है उसके साथ, इसलिए कई सारे माता पिता डिवाइस रखते हैं, उनके गले में टांग देते हैं। मतलब एक ब्लूटूथ टाइप का होता है, वो पता लगाता रहता है कि अच्छा बच्चा वहाँ पर है अभी, तो ऐसा निगरानी कर सकते हैं बच्चों की, अच्छा स्कूल में है, स्कूल से छुट्टी हो गई, घर आ रहा है। अगला है, आईसीटी की सहायता से हम बच्चों की किसी चीज़ की ध्वनि, आवाज़ आदि भी सुना सकते हैं। अब मुझे बताना है कि कोयल की आवाज़ बहुत अच्छी होती है, तो अब मैं मान ली मुझे नहीं आती कू कू करना, तो मैं भाई मोबाइल में कोयल की आवाज़ और बच्चे को सुनाऊंगा। अब मुझे पता कि हवाई जहाज़ की आवाज़ कैसी होती है, तो मैं अब सुना नहीं पा रहा, तो मैंने क्या हवाई जहाज़ की आवाज़ आ गई। तो आप किसी चीज़ की ध्वनि, आवाज़ सुना सकते हो। सुनामी की आवाज़ कैसे होती है, पानी की आवाज़ कैसे होती है। तो शुरू में तो बच्चों को यही सिखाना होता है ना, छोटे बच्चे को, तभी तो हम बच्चों को ए फॉर एप्पल, बिल्कुल एप्पल बना के दिखाते हैं बोर्ड पर, ताकि बच्चा समझे, और ध्वनि सुनाती है चीज़ों की, चिड़िया की ध्वनि ऐसी है, हवाई जहाज़ की ध्वनि ऐसी है, इसकी ध्वनि ऐसी है। तो आईसीटी का प्रयोग करके आप ऐसा कर सकते हो। तो विशेष शिक्षा में आईसीटी का अनेक प्रकार से उपयोग कर सकते हैं। इस तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में आधुनिकता और नवाचार को बढ़ावा दिया है, यह एक महत्वपूर्ण तकनीकी है। अंत में निष्कर्ष लिख दिया आपने। तो आईसीटी का प्रयोग था, आपने, मुझे उम्मीद है इसको समझा होगा कि भाई कहाँ कहाँ हम प्रयोग कर सकते हैं। एक बार वीडियो देखनी है और फिर इसी प्रकार के पॉइंट दिमाग में याद रखने हैं। आएंगे
7-8 पॉइंट है, 4-5 भी लिखोगे तो 4 नंबर में 3 नंबर तो देगा, है ना। ऐसे लिख देना, कुछ तो याद आएगा। ज़्यादा ध्यान मतलब ज़्यादा ध्यान का, और कई सारी चीज़ें पढ़नी है तो इतना ध्यान कहाँ रहेगा। अब है जिला विकलांगता पुनर्वास केंद्र DDRC। जैसे RCI है, रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। ये कभी भाई एग्जामिनर कुछ भी कर सकता है। जैसे इसने 4 नंबर में खाली RCI लिखा था, तो मान लीजिए जिस बच्चे को हिंदी पढ़ के गया होगा तो उसको इसको कर नहीं पाएगा, कन्फ्यूज हो गया होगा कि भाई RCI क्या है। तो तुम्हें RCI याद रखा, रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, तो DDRC भी याद रखनी है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट डिसेबिलिटी रिहेबिलिटेशन काउंसिल, DDRC में भी कभी DDRC लिख के आ जाए तो तुम्हें तो मान ली तुम्हें तो खाली जिला विकलांगता पुनर्वास केंद्र याद किया था और उसने DDRC लिख के दिया जैसे RCI दिया था। तो दोनों हिंदी का वर्ड याद रखना है। DDRC याद रखना, पूरी फॉर्म तो नहीं देगा, DDRC देगा, डिस्ट्रिक्ट डिसेबिलिटी रिहेबिलिटेशन काउंसिल, जिला विकलांगता पुनर्वास केंद्र, RCI की तरह ही होता है। तो इसको देखते थोड़ा सा। भारत सरकार सन 1999 सन 2000 में जिला विकलांगता पुनर्वास केंद्र योजना की शुरुआत की है। भारत सरकार ने शब्द भी होगा थोड़ा सा। तो भारत सरकार ने सन 1999 सन 2000 में जिला विकलांगता पुनर्वास केंद्र की योजना की शुरुआत की है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य जिला स्तर पर एवं ग्रामीण स्तर पर विकलांग बच्चों की पहचान करना तथा उन्हें आधारभूत सेवा और पुनर्वास उपलब्ध कराना है। जिला विकलांग पुनर्वास केंद्र की स्थापना में केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की सहभागिता है। तो इससे पहले जो हमने RCI देखा था वो तो केंद्र सरकार का कानून था, मैंने बोला था ना, संसद ने बनाया है उसको, है ना। तो सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब मोदी सरकार ही देख रही थी। लेकिन जो जिला स्तर पर होता है और जिला राज्य पर होता है, तो जिला जो विकलांगता पुनर्वास केंद्र होता है, केंद्र सरकार भी और राज्य सरकार भी दोनों पैसा देती है उसको निर्माण करने के लिए। मान लिया केंद्र सरकार ने 100 रुपये देने तो 60 रुपये केंद्र ने दे दिए, 40 रुपये राज्य सरकार ने दे दिए और जिला विकलांगता पुनर्वास केंद्र बना दिया है। तो दोनों का सहयोग होता है। तो एक बार दोबारा देखते हैं। भारत सरकार ने सन 1999 सन 2000 1999 से 2000 के बीच में बना था, जिला विकलांगता पुनर्वास केंद्र योजना की शुरुआत की थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य जिला स्तर एवं ग्रामीण स्तर पर विकलांग व्यक्तियों की पहचान करना है तथा उन्हें आधारभूत सेवा और पुनर्वास प्रदान कराना है। तो इसकी स्थापना की, शुरुआत की और क्यों बनाया गया कि ग्रामीण स्तर पर, जिला स्तर पर जो विकलांग बच्चे हैं उनकी पहचान करना कि कौन कौन है, उन्हें आधारभूत सेवाएं प्रदान करना, मान लें कुछ घर आदि चाहिए, कुछ चाहिए तो वो सेवा प्रदान करेगा और पुनर्वास उपलब्ध कराएगा, जो उनकी समस्याएं हैं उनको पुनर्वास करेगा। जिला विकलांगता पुनर्वास की स्थापना में सरकार दोनों का योगदान है। तो मैंने आपको पढ़ा दिया, दोनों इसमें सहयोग देते हैं, तो आपने समझा। अब देखते हैं जिला विकलांगता पुनर्वास केंद्र के कार्य क्या हैं, विशेषता क्या है, जो कुछ भी आ जाए सब कुछ लिख देना है। तो क्या है, विकलांग लोगों की पहचान करना। तो पहला काम तो इसका यही है कि विकलांगों की पहचान करेगा। यहाँ पर था ना, व्यक्तियों की पहचान करेगा, तो भाई नाम ही उसका विकलांग है तो वो करेगा। सबसे पहले तो पहचानेगा भाई कौन विकलांग है। दूसरा, जन जागरूकता चलाना, लोगों के बीच विकलांग लोगों के प्रति जागरूकता अभियान चलाना कि भाई ऐसे लोग हैं, या फिर हमने वहाँ पर कैंप लगाया है, इस प्रकार के जो भी लोग हैं वहाँ पर आइए, अपनी समस्या का समाधान पाइए। तो जन जागरूकता अभियान चलाएगा, कैंप आदि लगाएगा। छोटे बच्चों का चेकअप करना कि वे किसी प्रकार की समस्या से ग्रसित तो नहीं है। जैसे मैंने आपको कहा था 6 वर्ष से कम बच्चों की पहचान की जाती है RCI में, तो ये भी करता है कि मान लीजिए छोटी बच्चे हैं तो कोई समस्या है तो भाई उसका समाधान हो सकता है बचपन में। जब बड़ा हो जाता तो बीमारी ग्रसित ज़्यादा हो जाती, तब नहीं हो पाता, तो ये भी करता है। अगला है विकलांग बच्चों को विकलांगता का सर्टिफिकेट देना। ये बहुत बड़ी बात है। आपने कई बार देखा होगा जो विकलांग बच्चे होते हैं उनके पास सर्टिफिकेट होता है, वो कौन देता है, यही देता है ये DDRC। इसका बहुत अच्छा उदाहरण है हमारा पप्पू चाचा। पप्पू चाचा विकलांग है, उसके पास पता है 50% का विकलांगता का सर्टिफिकेट है, पता है। वो तो किस्मत, मतलब क्या ही बोलूँ मैं उसकी। 50% का मतलब समझते हो ना, मतलब कहीं भी जाएगा ना उसको इतना रिजर्वेशन मिलेगा 50% का, बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन क्या करे, उसने इसका यूज़ नहीं किया कहीं भी। विकलांगता का सर्टिफिकेट बहुत बड़ी बात है। 50% का मतलब ये होता है कि जिसका शरीर जितना प्रतिशत खराब हो ना उसके पास उतना प्रतिशत का सर्टिफिकेट होता है। तो उसका शरीर 50% ख़राब तो नहीं है, लेकिन मेरी दादी की पहचान बहुत थी, बड़े बड़े मंत्री से उठक बैठक थी, तो देखो 50% का सर्टिफिकेट बनवा दिया था। वैसे तो उसका 10% शरीर भी वैसा नहीं है, लेकिन सर्टिफिकेट 50% का उसके पास। तो ये जो सर्टिफिकेट दिया होगा ना, ये DDRC ने दिया होगा, जिला विकलांगता पुनर्वास केंद्र ने ही। आई समझिए। तो कोरिलेट कर देना कि ये विकलांगता का सर्टिफिकेट देता है लोगों को, और ये सर्टिफिकेट बहुत उपयोगी होता है, बहुत ज़्यादा। कोई व्यक्ति विकलांग है या नहीं है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सर्टिफिकेट होना चाहिए आज के दिन में। आज के दिन में कागज़ की बहुत वैल्यू है। कोई मर गया नहीं मरा कोई फ़र्क नहीं, आपके पास मृत्यु प्रमाण पत्र है तो बस वही है।
प्रमाण पत्र होना चाहिए चीज़ों का देश में, ठीक है। सर्टिफिकेट की बहुत वैल्यू है, ये प्रदान करता है। अगला है विकलांग बच्चों को शिक्षा संबंधी लोन दिलवाना। तो जो व्यक्ति है, विकलांग बच्चे हैं, शिक्षा संबंधी पढ़ना चाहते हैं, तो उनको लोन दिलाने का कार्य भी करता है। लोन तो बहुत मुश्किल से मिलता है ना, लेकिन इसके पास जाएंगे तो लोन भी दिलवाता है कि हाँ हाँ ये बच्चे को आगे जाके पढ़ना, ये करो वो करो, तो लोन दिलवाने का कार्य भी करता है। जब इतनी बड़ी सर्टिफिकेट दे सकता है तो लोन क्या है इसके सामने। ये सर्टिफिकेट तो पूरा नौकरी दिला देता है बच्चे को आज के दिन में। तो ये आपने समझा, जिला विकलांगता पुनर्वास केंद्र DDRC। अगला विकलांग बच्चों के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करना। तो बहुत सारे कार्यक्रमों का आयोजन करता रहता है, जन जागरूकता चलाता है ताकि लोग मोटिवेट हो, इनके प्रति जागरूक हो, इनके अधिकारों को समझें, इनका शोषण ना करें। तो ऐसा अभियान चलाता रहता है। यह केंद्र विकलांग बच्चों को विभिन्न उपकरण प्रदान करता है, जैसे लाठी है, छड़ी है, व्हील चेयर है, श्रवण यंत्र हैं। तो बहुत सारे जैसे कैंप लगाता है, तो कैंप में बहुत सारे बच्चे आते हैं तो उनको बहुत सारे उपकरण देता रहता है। कोई अंधा व्यक्ति तो छड़ी दे दी, व्हील चेयर दे दिया किसी को, कोई सुन नहीं पा तो श्रवण यंत्र दे दिया, तो ऐसा भी उपकरण देता है। अगला यह केंद्र यानी DDRC विकलांग बच्चों को विभिन्न चिकित्सीय सेवाएं जैसे फिजियोथेरेपी है, स्पीच थेरेपी है आदि प्रदान करता है। फिजियोथेरेपी समझते हैं, जैसे पाँव आदि जिसके चलते नहीं तो फिजियोथेरेपी से ठीक हो सकते हैं, लकवा आदि मारता है ना, वो फिजियोथेरेपी कराते हैं। स्पीच थेरेपी जैसे हकलाना तुतलाना ऐसे बच्चे, तो उनको स्पीच थेरेपी दी जाती है ताकि साफ साफ बोले। तो इस प्रकार की चिकित्सा सुविधा भी देता है उनको कि ठीक से बोले बच्चे, क्योंकि पुनर्वास करना है ना। पुनर्वास समझते हो, नाम ही क्या है, जिला पुनर्वास। जिला विकलांगता पुनर्वास का मतलब क्या है कि उनको पुनः उसी अवस्था में आने के लिए मदद करेगा। तो जो बच्चा ठीक से बोल नहीं पा रहा भाई, वो ठीक से बोले, इसलिए मदद करेगा उसकी। अगला यह विकलांग बच्चों को विभिन्न व्यावसायिक कौशल प्रदान करता है ताकि ऐसे बच्चे आत्मनिर्भर बन सके, ठीक है। तो बहुत सारे व्यावसायिक कौशल प्रदान करता है, कुछ रोजगार दिलाने के लिए कि भाई आगे जाके किसी को बुनने का काम दे दिया, किसी को कंप्यूटर आधारित काम दे दिया, किसी को कुछ, मतलब सीखता रहता है बच्चा ताकि आगे जाके वो आत्मनिर्भर बन जाए, किसी पर निर्भर ना रहे। क्योंकि सबसे बड़ी बात यही है ना कि भाई अंत में पेट तो पालना ही है, तो उसके लिए कुछ तो देगा उसको, तो व्यवसाय शिक्षा प्रदान करता है। तो ये था DDRC याद रखना अंग्रेजी का शब्द। हिंदी में जिला विकलांगता पुनर्वास केंद्र 1999 सन 2000 में स्थापना की गई थी। जिला स्तर पर ही विकलांग बच्चों की पहचान करता है। भारत सरकार और केंद्र सरकार दोनों की योजना है, दोनों साथ में मिलकर चलती है और बहुत सारी ये कार्यक्रम चलाती रहती है इन लोगों के दृष्टिकोण से, ठीक है। तो DDRC भी आपने समझा, और रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया भी इसी प्रकार की है, लेकिन केंद्र स्तर पर होती है और ये राज्य भी जिला स्तर पर होती है, छोटी संस्था है मतलब, है ना। तो ये भी आपने समझ लिया, ये भी पॉइंट हमने टॉपिक समझ लिया 4 नंबर का। अब देखते हैं, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है समकक्षी शिक्षण या सहयोगी अनुशिक्षण। ये वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया। अंग्रेजी का शब्द याद रखेंगे आप, पीर ट्यूटोरिंग। जब भी ये 4 नंबर का कोई सवाल आपको दिख रहा हो ना, तो उसकी अंग्रेजी जरूर देखना। पीर ट्यूटोरिंग, पीर का मतलब समझते हो, PEER। पीर का मतलब होता है दोस्त या संगी, और ट्यूटोरिंग का मतलब होता है ट्यूशन देना। यानी जब मेरा ही दोस्त या जो थोड़ा बहुत मुझसे टैलेंटेड जब मुझे पढ़ाता है, किसी चीज़ को समझाता है ना, उसे ही कहते हैं पीर ट्यूटोरिंग। समकक्षी शिक्षण, समान कक्षा वाला जब मुझे शिक्षित करे, या सहयोगी अनुशिक्षण, जब मेरा सहयोगी मुझे पढ़ाए, तो उसी को कहते हैं समकक्षी शिक्षण। तो शाब्दिक अर्थ आपने समझा कि मेरी क्लास वाला या फिर मेरे से बड़े क्लास वाला जो मुझे पढ़ाता है ना, तो उसको पी ट्यूटोरिंग कहते हैं। पी का मतलब दोस्त होता है एक प्रकार, बड्डी भी कहते हैं, एक बड्डी भी आता, बड्डी, BUDDY, बड्डी ट्यूटोरिंग। वैसे आज तक कभी नहीं पूछा गया है, लेकिन कभी पूछ बैठे बड्डी ट्यूटोरिंग, तो यही होता है पी ट्यूटोरिंग जैसा ही, कोई ज़्यादा अंतर नहीं होता। बड्डी का मतलब भी दोस्त होता है और पीर का मतलब भी दोस्त ही होता है एक प्रकार से, ठीक है। दोस्त ना भी कहे, लेकिन सहयोगी है जो आपकी कक्षा में या आपसे बड़ी कक्षा में पढ़ रहा है, उसको कहते हैं। तो समकक्षिक शिक्षण या सहयोगी अनुशिक्षण, पीर ट्यूटोरिंग, तो है क्या, इसको समझो ध्यान से। अंग्रेजी का शब्द याद रखना, पीर ट्यूटोरिंग हिंदी में देखो, जो समकक्षी भी हो सकता है, सहयोगी भी हो सकता है। समकक्षी शिक्षण वह शिक्षण होता है जहां एक विद्यार्थी दूसरे विद्यार्थी को पढ़ाता है। अतः एक प्रतिभावान छात्र जब कम प्रतिभावान छात्र को पढ़ाता है, तो इसे ही पीर ट्यूटोरिंग या समकक्षी शिक्षण कहते हैं। पढ़ाने वाला छात्र उसी कक्षा का भी हो सकता है या उससे बड़ी कक्षा का भी हो सकता है। भारत जैसे विशालकाय देश जहां विद्यालयों में अक्सर शिक्षकों की कमी रहती है, यह शिक्षण प्रणाली अत्यंत लाभकारी है। तो बिल्कुल सामान्य सी डेफिनेशन मैंने आपको बताया कि पीर ट्यूटोरिंग क्या है। एक ऐसी शिक्षण प्रणाली है जहां एक बच्चा दूसरे बच्चे को पढ़ाता है, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये भी पीर ट्यूटोरिंग ही है। मैं भी तो वही हूँ, शिक्षक थोड़ी हूँ।
तो एक बच्चा दूसरे को पढ़ा रहा है और अतः एक प्रतिभावान छात्र, अब तो मुझे प्रतिभावान समझो, जो भी समझो तो मतलब उसी प्रकार समझ लो कोरिलेट करने के लिए कि मैं एक प्रतिभावान हूँ और आप थोड़े कम प्रतिभावान हैं, तो मैं आपको समझा रहा हूँ। बी पी ट्यूटोरिंग है ये, छात्र को पढ़ाता है, इसे पी ट्यूटोरिंग कहते हैं। पढ़ाने वाला छात्र उसी कक्षा का भी हो सकता है या उससे बड़ी कक्षा का भी हो सकता है, और भारत जैसे विशालकाय देश में बहुत अच्छा है। और जब मैं पी ट्यूटोरिंग को देखता हूँ तो मुझे अपने स्कूल की याद आती है। जब मैं 8वीं 9वीं में पढ़ता था, हमारे टाइम पर होता क्या था कि शिक्षक तो बहुत कम होते थे, तो जो 10वीं 12वीं के बच्चे होते थे वो खाली क्लास में हमारी कक्षाओं में आते थे हमें पढ़ाने के लिए। जैसे हम 6वीं 7वीं में पढ़ते थे तो 10वीं का कोई बच्चा है वो हमें पढ़ाने आता था। कभी कोई अंग्रेजी पढ़ा रहा है, कोई मैथ पढ़ा रहा है, कोई कुछ पढ़ाने आ जाता था, क्योंकि टीचर बोले जाओ, तो सारे बच्चे हमको पढ़ाने आते थे। तो मुझे याद आता है ये पी ट्यूटोरिंग तो था, वो हमें पढ़ाते थे। इसमें मैंने लिखा ना, या तो उसी क्लास का बच्चा हो या उससे बड़ी कक्षा का हो सकता है, तो पी ट्यूटोरिंग कहलाता है। और ये हमारे तुम्हारे टाइम पे भी होता होगा, हर जगह लगभग ऐसा होता है। तो आपने समझा पी ट्यूटोरिंग का मतलब कि जब एक प्रतिभावान छात्र कम प्रतिभावान छात्र को पढ़ाता है तो उसको पी ट्यूटोरिंग कहते हैं। जो उसी कक्षा का भी हो सकता है, कई बार ऐसा भी होता है ना कि मान लिया कक्षा में 4-5 बच्चे बैठे हैं और एक बहुत चंड चालाक ठीक बच्चा समझ गया चीज़ों को, तो टीचर कहती है यार बाकी मंद बुद्धि को तू समझा दे बच्चे, तो समझाता रहता है, तो वो भी पी ट्यूटोरिंग ही कर रहा है, ये कम बुद्धि वालों को ही समझा रहा है उसी कक्षा का। कई बार ऐसा होता है, हमारे साथ भी होता था ऐसा। जब मैं बीकॉम पढ़ता था तो मैं ट्यूशन लेते तो वहाँ पे ऐसा कई बार होता था कि मैं जल्दी कॉन्सेप्ट समझ गया तो बाकी जो समझते नहीं तो टीचर के यार इनको हरीश समझा दे थोड़ा बस चीज़ों को, तो मैं समझाता था कई बार। तो ये आपने समझा पी ट्यूटोरिंग, समकक्षीय शिक्षण इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसलिए मैं थोड़ा फोकस ज़्यादा कर रहा हूँ। कोरिलेट भी बहुत आसान से कर दिया होगा आपने, खुद को भी कर लो ना, मैं पढ़ा रहा हूँ तो ये भी पी ट्यूटोरिंग ही आपको। अब देखिए समशिक्षित जो समकक्षी शिक्षण के लाभ या उद्देश्य या विशेषता जो भी पूछे ना, वैसे तो 4 नंबर पूछता है, लेकिन यही लिख देना लाभ क्या है इसके, ठीक है, ऐसा लिख देना, क्योंकि वहाँ पर तो ऐसा पूछेगा नहीं समकक्षी शिक्षण क्या, उसके लाभ बताइए, खाली इतना ही देगा समकक्षी शिक्षण, तो आपको परिभाषा लिख के थोड़े उसके लाभ बता देने। तो क्या है, इसमें एक छात्र दूसरे को पढ़ाता है जिससे पढ़ाने वाले छात्र में निर्देशन कौशलों का विकास होता है। तो इसमें जो पढ़ाने वाला छात्र है ना, उसको किस प्रकार दूसरे को निर्देश देना है, इसका कौशल का विकास होगा। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मेरे में भीतर तो निर्देश यानी इंस्ट्रक्शन कैसे समझाना है, कैसे बताना है, उसका विकास हो रहा है ना। तो यही तो है कि जो छात्र पढ़ाता है उसके भीतर निर्देशन कौशल का विकास हो रहा होता है, तो अच्छा है। तो इससे एक छात्र दूसरे छात्र को पढ़ाता है और जो छात्र पढ़ा रहा होता है उसमें निर्देशन कौशल का विकास होता है। दूसरा, इस शिक्षण में पढ़ाने वाले बच्चे को कोई डर या संकोच नहीं रहता है, क्योंकि अपने ही सहपाठी से पढ़ रहा होता है, ठीक है। तो बहुत अच्छा पॉइंट है भी कि जो ये बच्चा पढ़ रहा होता है उसको पढ़ाने वाले से कोई संकोच या फिर डर नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसी से पढ़ रहा है, जो समस्या है एकदम पूछ लेगा। भाई मेरी क्लास का बच्चा यदि मुझे ही समझाएगा तो मैं तो वो ऐसे पूछूंगा ना, वो ठीक से समझा मुझे, मतलब डर नहीं रहेगा। टीचर समझाएगा तो हो सकता है मैं डरूँ उस चीज़ को। अब मैं आपको समझा रहा हूँ तो क्या आप डर रहे हो? नहीं, हो सकता है कोई टीचर समझा तो आप डरते। तो ये करें कि डर और संकोच नहीं रहता बच्चे को, तो ये भी अच्छा लाभ है। तीसरा, यह शिक्षण शिक्षकों की कमी को पूरा करने में सहायक होता है, तो बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा था ना विशालकाय देश में हर समय शिक्षक होते नहीं हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में तो ऐसे स्कूल हज़ारों जहाँ पर शिक्षक 6-6 महीने तक नहीं होता है किसी चीज़ का, तो फिर बच्चे ही पढ़ाते हैं। हमारे टाइम पे भी ये हुआ करता था, 6 महीने तक तो हमारी 12वीं की कक्षा में 11वीं कक्षा में एक अंग्रेजी का टीचर हुआ नहीं करता था, रसायन विज्ञान का टीचर ही कभी आए नहीं वहाँ पर, 12वीं में 6 महीने बाद आया था। तो यही है, बच्चे ही पढ़ाते थे कई बार, ठीक है, या खुद ही पढ़ते थे हम। तो इस शिक्षकों की कमी को पूरा करने में सहायक है भारत जैसे विशालकाय देश में। अगला, इस शिक्षण से समय की बचत होती है, तो बिल्कुल समय की बचत होती है भाई। टीचर ने पढ़ाया और बाद में बच्चे को कह दिया, जिसको समझ गया कि चलो इनको भी समझा दो, तो अलग से क्लास नहीं लेनी पड़ी, उसको वहीं पर समझा दिया, समय बच गया टीचर का भी, बच्चों का भी। अगला, इस शिक्षण से पढ़ाने वाले और पढ़ने वाले दोनों छात्रों में आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। तो पढ़ाने वाले में वृद्धि हो रही है क्योंकि भाई उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। मेरा ही है, जैसे मैं पढ़ाता हूँ तो मेरा भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि हाँ मैं टीचर जैसे लायक हूँ, और तुम्हारा भी बढ़ रहा होगा क्योंकि तुम्हें भी तो ज्ञान मिल रहा है, क्योंकि बीच में सवाल पूछ सकते हो। शिक्षक से पूछते तो हिचकिचाते, लेकिन मुझसे पूछोगे तो कम हिचकिचाओगे, क्योंकि पीर हूँ ना, सहकर्मी जैसा हूँ, सहपाठी हूँ, यानी दोस्त टाइप का हूँ, तो आत्मविश्वास वृद्धि करता है। यह शिक्षण छात्रों के सर्वांगीण विकास में सहायक है। तो वही है भाई, कोई भी शिक्षक, मैंने कहा जब भी मन करे ना कुछ ना है तो आत्मविश्वास में वृद्धि करता है, सर्वांगीण विकास करता है, नैतिक गुणों का विकास करता है। ये पॉइंट चेप देने हैं, सब जगह एक जैसे पॉइंट हो जाते हैं। इस शिक्षण से बच्चों में पढ़ाई के प्रति रुचि पैदा होती है। तो पढ़ाई के प्रति रुचि हो रही है, जो मैं आपको इतनी गहराई से समझा रहा हूँ, तो आपकी रुचि बढ़ रही होगी। इस शिक्षण में पढ़ने वाला छात्र बिना शंका से पढ़ाने वाले छात्र से प्रश्न आदि पूछता है और समाधान भी प्राप्त करता है। तो इस शिक्षण में पढ़ने वाला छात्र जो होता है, जो उसको पढ़ा रहा होता है, बीच बीच में सवाल पूछता रहता है कि हाँ ये ठीक से समझ नहीं आया, दोबारा इसको समझा दो, ऐसा कैसे हो सकता है, एक बार दोबारा कॉन्सेप्ट को बताओ।
तो सवाल पूछता रहता है, यानी बिना शंका के सवाल पूछता रहता है, इसलिए बेहतर समझ आता है उसको। अगला, यह शिक्षण पढ़ाने वाले छात्र के लिए एक आधार का काम करता है जिसका फ़ायदा उसे भविष्य में मिलता है। तो बहुत अच्छा पॉइंट है कि जो व्यक्ति पढ़ा रहा होता है उसके लिए आधार का काम करता है और भविष्य में उसको फ़ायदा होगा। मान लें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और माने खुदा ना खास कल को मेरी सरकारी नौकरी टीचर की लग गई है, तो भाई मुझे फ़ायदा मिला ना इस पढ़ाने का, मैं वहाँ भी समझूंगा कि भाई कैसे कैसे समझाना है चीज़ों को। तो यही है कि बच्चा स्कूल से पढ़ा रहा है तो भविष्य में टीचर बनेगा, तो उसको पहले से ही क्या है, अनुभव है पढ़ाने का, आधार का काम कर रहा है उसका वो। तो ये उसके बहुत सारे लाभ थे पी ट्यूटोरिंग के, बहुत महत्वपूर्ण है। वीडियो को पॉज करके एक बार रिवीजन करो, इस पी ट्यूटोरिंग होता क्या है। ये सहक हिंदी में कुछ भी बोल सकता है, अंग्रेजी का शब्द याद रखना, अंग्रेजी बहुत आसान होती है, हम बस वही है हिंदी में ही पढ़े हैं, इसे लगाओ भी। अब इसकी थोड़ी बहुत कमियां चुनौतियां एक दो मैंने लिखी है, वैसे कमियां मत लिखना जब आएगा, लेकिन मान लें कभी 16 नंबर का सवाल आ जाए तो इन पॉइंट को बढ़ा चढ़ा के और फिर इसको भी लिख देना। पढ़ने वाला छात्र पूर्ण अनुशासन के साथ नहीं पढ़ता है क्योंकि सहपाठी ही पढ़ा रहा होता है। तो कमी तो है ही, जो पढ़ने वाला छात्र होता है उसमें ज़्यादा अनुशासन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि भाई जब सेम क्लास का बच्चा पढ़ाएगा तो वही सोचेगा अरे ये क्या ही समझाएगा मुझे। कई बार ऐसा भावना नहीं आती, जब टीचर ने कह दिया किसी को बच्चे इसको समझा दो, तो जो समझ रहा हो तो कहता है अच्छा ये समझाएगा मुझे अब, तो मन में अनुशासन नहीं होता उसका। दूसरा, पढ़ाने वाले छात्र को अपने कार्य के लिए पर्याप्त समय नहीं मिलता। और मान लीजिए जो समझ चुका है भाई अन्य चीज़ को पढ़ेगा, टीचर कह रहा है दूसरे को समझा, तो भाई उसको अपने कार्य के लिए समय नहीं मिल रहा, ये भी समस्या है। पढ़ाने वाले छात्र में घमंड, उच्चता, श्रेष्ठता जैसे नकारात्मक प्रवृत्ति का विकास हो सकता है। तो बिल्कुल आएगा कभी बार। अब कक्षा में 10 बच्चे और एक चंड है, सबको पढ़ा तो हमेशा घमंड में रहेगा कि मैं ये सब कुछ हूँ, तुम तो बिल्कुल ख़त्म हो, है ना। तो इस प्रकार की भावना भी विकसित हो सकती है इस पीर ट्यूटोरिंग से। लेकिन नकारात्मक पॉइंट कम लिखने हैं, बस थोड़ी बहुत याद रखने हैं। 16 नंबर में आए तो वैसे 16 नंबर के सवाल बनेगा नहीं जहाँ तक मुझे लगता है, 4 नंबर में ही पूछता है सवाल को। तो ये आपने समझा पी ट्यूटोरिंग, ठीक है, आई समझ। मुझे उम्मीद है पी ट्यूटोरिंग समझ लिया आपने। अब एक था, हाँ, पी ट्यूटोरिंग के साथ हम बहुसंवेदी शिक्षण को पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि एक जैसे पॉइंट है दोनों के दोनों ही। तो देखते हैं बहुसंवेदी शिक्षण, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। अंग्रेजी का शब्द याद रखना, मल्टी सेंसरी टीचिंग। मल्टी सेंसरी टीचिंग थोड़ा समझो पहले होता क्या है। देखिए हमारे पास 5 इंद्रियां होती हैं, ज्ञान इंद्रियां, आँख, नाक, कान, मुंह और त्वचा होती है 5। अब जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जस्ट यहाँ पर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मैं किस सेंस का प्रयोग कर रहा हूँ पढ़ाने के लिए आपको? आँख का। भाई मैं आपको बोल कर रहा हूँ तो मैं मुंह का प्रयोग कर रहा हूँ, सुनने वाली सेंस का भी तो है। मैं आपको दिखा रहा हूँ तो भाई आँख वाले भी तो है ना। तो ये 2 सेंस का मैं प्रयोग कर रहा हूँ आपको पढ़ाने के लिए, आई समझ। तो जब एक शिक्षक बच्चों को पढ़ाने के लिए 2 या 2 से अधिक इंद्रियों का प्रयोग करता है ना, उसको भी कहते हैं मल्टी सेंसरी टीचिंग। मतलब ये कि मान लें एक शिक्षक है, आप कल बच्चों को स्कूल में पढ़ाओगे और आप बच्चों को ना एप्पल के बारे में सिखाना, भाई एप्पल होता कैसे, सेब के बारे में आप बता रहे हो, ठीक है। तो आपने बच्चों को सेब के बारे में समझाया, ठीक है, तो आपने एक सेंस का प्रयोग किया, आपने मौखिक बताना शुरू किया। आपने बच्चों को सेब दिखाया भी, तो आपने दूसरे सेंस का प्रयोग किया, आँख का प्रयोग भी किया। आपने बच्चों को सेब को कहा कि एक बार इसको सूंघ के देखो कैसी इसकी खुशबू आ रही है, तो आपने नाक का इस्तेमाल भी कराया, तीसरा सेंस भी यूज़ करवाया। और आपने बच्चों का एक बार इसको खा के देखो कैसा टेस्ट होता है, तो आपने चौथा सेंस यानी जीभ का प्रयोग भी करवाया। यानी एक चीज़ को समझाने के लिए देखो आपने कितने सेंस का प्रयोग करवाए, इसे ही कहते हैं मल्टी सेंसरी टीचिंग, आई समझ। मतलब पढ़ाने के लिए जब शिक्षक 2 या 2 से अधिक अपने सेंसेस का प्रयोग करता है, इंद्रियों का प्रयोग करता है, उसे ही बहु इंद्रिय प्रशिक्षण कहते हैं। बहुसंवेदी भी होता है और ज़्यादा अच्छा अर्थ इसका बहु इंद्रियाँ हैं, 2 या 2 से अधिक इंद्रियाँ। जैसे कई बार आपने देखा होगा शिक्षक होता है क्लास में, चुप बैठा है और आगे से बड़ बड़ बोल रहा है और हम लिखते जाते हैं, तो केवल एक ही सेंस का प्रयोग कर रहा हो, केवल बोल रहा है ना, हाव भाव भी कर रहा है, तो दूसरे तो इसको कहते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आया होगा, है ना। अब इसकी परिभाषा देखते हैं कि बहु इंद्रिय मतलब एक से अधिक इंद्रियों का प्रयोग करते हैं। कभी मान लें ऐसा सवाल आए, बहु इंद्रिय अधिगम सीखना, तो इसका उल्टा कर देना है। जो शिक्षक बहुत सारी इंद्रियों का प्रयोग करके पढ़ा रहा हो तो बहु इंद्रिय शिक्षण है, और जो बच्चा उन्हीं का प्रयोग करके खुद सीख रहा है बहुत सारी इंद्रियों का, तो बहु शिक्षण अधिगम हो गया फिर, है ना, आई समझ। लेकिन इसी पर सवाल पूछता है टीचिंग का, बहु इंद्रिय टीचिंग, तो आई समझ आपको थोड़ी बहुत भी होता क्या। अब देखते हैं बहु इंद्रिय शिक्षण क्या है। बहु इंद्रिय शिक्षण की एक ऐसी विधि है जिसमें एक शिक्षक बच्चों को पढ़ाने के लिए 2 या 2 से अधिक इंद्रियों का प्रयोग करता है। अर्थात हमारे पास आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा, ये 5 इंद्रियां हैं।
जब एक शिक्षक बच्चों को सिखाने के लिए 2 या 2 से अधिक इंद्रियों का प्रयोग करता है तो इस प्रकार का शिक्षण ही बहुइंद्रिय शिक्षण कहलाती है। तो बहुत आसान सी परिभाषा है कि भाई 2 या 2 से अधिक इंद्रियों का प्रयोग करके बच्चों को सिखाता होता है, ये बहुइंद्रिय शिक्षण कहलाती है। उदाहरण के लिए, यदि शिक्षक कक्षा में सेब के बारे में बता रहा है तो वह बच्चे को पढ़ाने के साथ साथ सेब को दिखा भी सकता है, उसे सूंघा भी सकता है, उसे टच भी करवा सकता है और खिला भी सकता है। अर्थात आँख, नाक, जीभ, कान, इन 4 इंद्रियों की सहायता से पढ़ाया गया तो इसे ही बहुइंद्रिय शिक्षण कहते हैं। ठीक है, तो आपने परिभाषा के साथ एक उदाहरण से भी कर दिया कि बहुइंद्रिय शिक्षण का मतलब ही है कि जब हम अपने नाक, कान, मुंह, त्वचा सबका प्रयोग करते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए तो यही है बहुइंद्रिय शिक्षण। 2 या 2 से अधिक इंद्रियों के प्रयोग से बच्चों को पढ़ाया गया हो। तो मुझे उम्मीद है कि समझ आया होगा चीज़ें। अगला अब इसके लाभ देखते हैं। बहुइंद्रिय शिक्षण की प्रकृति आ जाए, विशेषता, मतलब आएगा तो नहीं लिखने को, तो खाली बहुइंद्रिय शिक्षण लिखा होगा तो लिख देना आगे कि क्या इसके लाभ होते हैं। तो लाभ, प्रकृति, कुछ भी मन में आ जाए जो लिखना हो ये लिख देना, सब पॉइंट एक जैसे सब पे खप जाते हैं। तो क्या है, पहला, इन शिक्षण से 2 या 2 से अधिक इंद्रियों की सहायता से पढ़ाया जाता है। तो इस शिक्षण में हम 2 या 2 से अधिक इंद्रियों की सहायता से पढ़ा रहे हैं, तो पहला पॉइंट है। दूसरा, इस शिक्षण से पता चलता है कि बच्चे किस इंद्रियां शिक्षण को ज़्यादा समझ रहे हैं। तो हम इससे पता लगा सकते हैं कि बच्चा भाई किस इंद्रिय से ज़्यादा सीख रहा है। बच्चा जो हम बोल रहे हैं उससे ज़्यादा अच्छा सीख रहा है, या जो बच्चे को हम सुना रहे हैं उससे ज़्यादा सीख रहा है, या बच्चे को हम जो खिलवा रहे हैं उससे ज़्यादा सीख रहा है, किससे ज़्यादा सीख रहा है। ठीक है, तो शिक्षण से पता चलता है कि बच्चे किस इंद्रिय शिक्षण से, यानी कौन सी इंद्रिय ज़्यादा एक्टिव है, किससे ज़्यादा उसको आनंद आ रहा है पढ़ने में। अगला, यह शिक्षण बच्चों के मस्तिष्क के विभिन्न भागों को सक्रिय करता है। बिल्कुल करेगा यार। अगर खाली बोल के समझा रहा हूँ तो बच्चा तो ऊँगता रहेगा, मैं बोल के भी, सुन के भी, पिक्चर वाइज भी दिखा रहा हूँ तो बच्चे का दिमाग एक्टिव रहेगा, हर उसका अंग खुलता रहेगा। ठीक है, तो मस्तिष्क के सभी भागों को सक्रिय कर देता है शिक्षण। अगला, बहुइंद्रिय शिक्षण से बच्चों को टॉपिक आसानी से समझ आ जाता है और वो जल्दी भूलते नहीं हैं। तो बिल्कुल बहुत अच्छी बात है भाई। यदि आप किसी चीज़ को, बच्चे को आपने खाली एप्पल के बारे में बताया कि एप्पल लाल होता है तो हो सकता है कल ही भूल जाए वो, लेकिन आपने उसको दिखाया कि देखो एप्पल ये है, आपने उसको खिला भी दिया, सूंघा भी दिया, तो जीवन भर नहीं भूलेगा कि एप्पल क्या होता है ना। तो यही है, क्योंकि आपने बहु इंद्रियों का प्रयोग किया सिखाने के लिए, तो कभी नहीं भूलेगा चीज़ को। इस शिक्षण से छात्र चीज़ों को सीखने में रुचि लेते हैं, अर्थात कक्षा का वातावरण आनंददायी और मनोरंजक होता है। तो ये काफ़ी अच्छा पॉइंट है कि जब आप विभिन्न इंद्रियों के प्रयोग से बच्चों को पढ़ाओगे तो कक्षा का वातावरण आनंददायी होगा, बच्चा सीखने में रुचि लेगा। तभी तो छोटी छोटी कक्षाओं में आपने देखा होगा पिक्चर से बच्चों को पढ़ाते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चे समझते नहीं चीज़ों को ना, तो समझाने के लिए आप इसका प्रयोग करते हो पिक्चर, बच्चा तभी तो मनोरंजन लेता, अच्छा ऐसा होता है कुछ। इस प्रकार के शिक्षण से बच्चे जल्दी सीखते हैं, जिससे उनके आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। तो बच्चा जल्दी सीखता है, चीज़ों को भूलता नहीं है, आत्मविश्वास में वृद्धि होती है बहुत मल्टी सेंसरी टीचिंग से। इस शिक्षण से बच्चों का बौद्धिक विकास के साथ साथ शारीरिक, सामाजिक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक आदि सभी प्रकार का विकास होता है, अर्थात यह शिक्षण बच्चों के सर्वांगीण विकास में सहायक है। तो बहुत अच्छी बात है। खाली आप बच्चे को अगर रटवा रहे हो, यहाँ ये सेब लाल होता है, सेब ऐसा होता है, तो भाई केवल मानसिक विकास होगा। लेकिन आप उसको दिखा भी रहे हो, खिलवा भी रहे हो, तो इससे उसका शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक सब विकास होगा उसका, है ना। तो सर्वांगीण विकास होता है बच्चे का। एक शिक्षक इस शिक्षण विधि को किसी भी विषय शब्द होगा, ठीक है, किसी भी विषय में अपना सकता है। तो ये बहुत अच्छा है कि कोई भी शिक्षक है वो किसी भी विषय पर अपना सकता है। मैं अभी आपको यहाँ पढ़ा रहा हूँ तो इस विषय में भी हो सकता है, हिंदी पढ़ाऊँ तो वहाँ पर भी हो सकता है, संस्कृत पढ़ाऊँ वहाँ पर भी हो सकता है। यानी बहुइंद्रिय शिक्षण को हम कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। तो और भी कुछ आपको मन में पॉइंट आ रहे हो कि जो मल्टी सेंसरी टीचिंग होती है, हम और भी क्या हो सकता है, तो और भी लिख सकते हैं। इतने सारे 7-8 पॉइंट मैंने आपको लिखा दिए हैं। तो मल्टी सेंसरी टीचिंग भी मैंने आपको समझा दी। मुझे उम्मीद है आपको समझ आया होगा और आना भी चाहिए। तो इससे पहले पी ट्यूटोरिंग पढ़ाई थी। पी ट्यूटोरिंग जब भी आए तो वही समझना कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और आप मैं थोड़ा मतलब अपनी ही तारीफ कर देता हूँ। थोड़ा तीव्र बुद्धि का बालक जब किसी कम बुद्धि के बालक को पढ़ा रहा होता है तो वही कहते हैं ना। तो उसके क्या क्या फ़ायदे थे आपने समझ लिया था। अब बहुत संवेदी शिक्षण हमने पढ़ाया कि वो जो बहुत सारी इंद्रियों का प्रयोग करके पढ़ाते हैं, बहुत संवेदी शिक्षण कहते हैं, और क्या क्या लाभ हैं इसके। तो इतने सारे लाभ लिखें, विशेषता लिखें, सब कुछ याद करके लिख देना कि 2 या 2 से अधिक इंद्रियों से पढ़ाते हैं, बच्चा ज़्यादा सीखता है, आत्मविश्वास में वृद्धि होती है, उसका जो मस्तिष्क के सभी अंगों का सक्रिय रहते हैं, भूलता नहीं जल्दी चीज़ों को। तो जो भी मन में आए बना भी सकते हैं पॉइंट को। तो ये हमने समझ लिया है। अब एक पॉइंट है अलगाव से समावेशन की ओर शिक्षा।
वैसे इस टॉपिक ये आएगा तो आप इस पर लिख सकते हो, लेकिन मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। ये सन 2024 में पूछा गया सवाल था, 4 नंबर का। अलगाव से समावेशन, अलगाव समझते हो? अलगाव का मतलब होता है किसी चीज़ को अलग करके पढ़ाना, और समावेशन का मतलब समझते हो ना, किसी चीज़ को एक साथ में पढ़ाना। तो वही कह रहा है कि हम पहले अलगाव करते थे, बच्चों को अलग पढ़ाते थे, दिव्यांगों को अलग पढ़ाते थे, सामान्य बच्चों को अलग पढ़ाते थे, लेकिन आज हम इन दोनों को एक साथ पढ़ाते हैं। इसे ही कहते हैं अलगाव से समावेशन, यानी एक साथ पढ़ाने की प्रक्रिया। इस पर इस सवाल पूछा इसने कि अलगाव से समावेशन की ओर शिक्षा, तो क्या है, थोड़ा बहुत लिख देना इसके बारे में, थोड़ा सुन लो। प्राचीन काल में दिव्यांगजन प्राचीन काल में दिव्यांगजनों की शिक्षा पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता था। मध्यकाल के अंत में दिव्यांगजनों के लिए पृथक शब्द होगा, ठीक है, प्रथम नहीं, पृथक ही लिखा हुआ वैसे मैंने ठीक से, पृथक विद्यालयों की स्थापना की गई, मगर इससे सामाजिक भेदभाव को जन्म मिला। विकलांग बच्चे खुद को समाज से अलग मानने लगे और सामान्य बच्चे उनके साथ भेदभाव करने लगे। इन्हीं समस्याओं को ध्यान में रखते हुए वर्तमान में सामान्य बच्चों और विशिष्ट बच्चों को एक साथ एक ही प्रकार की शिक्षा दी जाती है, जिसे समावेशी शिक्षा कहते हैं। और शिक्षा के क्षेत्र में आया यह परिवर्तन अलगाव से समावेशन की ओर शिक्षा के विकास को प्रदर्शित करता है। तो आपने एक प्रकार से थोड़ी परिभाषा बताई कि अलगाव से समावेशन की ओर शिक्षा है क्या। तो आपने बताया कि भाई प्राचीन काल में अलग अलग, मतलब कोई शिक्षा की व्यवस्था नहीं होती थी विकलांगों के लिए, तो कोई नहीं पढ़ाता था। मध्यकाल आते आते थोड़ा ऐसा किया गया कि चलो ठीक है, इन विकलांगों को पढ़ा दो, तो उनके लिए अलग से विद्यालय बनाए गए। लेकिन आज के समय में अलग से विद्यालय बनाए, लेकिन भेदभाव को जन्म मिला। जो बच्चे विकलांग बच्चे थे वो हमेशा यही सोचते थे कि यार मैं तो समाज का अलग 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 ही अंग हूँ, पृथक हूँ, ये हूँ वो हूँ, नकारात्मक भावना आती थी। और जो सही बच्चे होते थे वो भी लगातार उनके साथ भेदभाव करते रहते थे। तो इन्हीं समस्याओं को ध्यान में रखते आज हम समावेशी विद्यालयों में शिक्षा देते हैं, और इस समावेशी विद्यालय में शिक्षा देना ही समावेशन की ओर शिक्षा कहलाता है। आई समझ आपको? तो परिभाषा दी आपने, थोड़ा आपने बैकग्राउंड बता के उसको आगे जोड़ दिया है चीज़ों को। प्राचीन काल में दिव्यांगजनों की शिक्षा पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता था। मध्यकाल के अंत में दिव्यांगजनों के लिए पृथक विद्यालयों की स्थापना की गई थी, मगर इससे सामाजिक भेदभाव को जन्म मिला। विकलांग बच्चे खुद को समाज से अलग मानने लगे और सामाजिक जो सामान्य बच्चे हैं उनके साथ भेदभाव करने लगे। इन्हीं समस्याओं को ध्यान में रखते हुए वर्तमान में सामान्य बच्चे और विशेष बच्चों को एक साथ शिक्षा दी जाती है, जिसे समावेशी शिक्षा कहते हैं। और शिक्षा के क्षेत्र में आया यह परिवर्तन अलगाव से समावेशन की ओर शिक्षा के विकास को प्रदर्शित करता है ना। अब इसके लाभ देखते हैं भाई, क्या लाभ होते हैं। तो पहला है सामाजिक भेदभाव को समाप्त करना। तो बिल्कुल, जब अलगाव से आप समावेशन की ओर शिक्षा दोगे तो सामाजिक भेदभाव कम होगा, बच्चे अपने आप को कोई श्रेष्ठ और कोई नीच नहीं समझेगा। दूसरा, विकलांग बच्चों को भी बहुमूल्य संसाधन के रूप में देखना, कि समाज का नजरिया बदल गया, कि जो कहता था कि जो विकलांग बच्चे हैं समाज पर बोझ हैं, आज वो भी एक समाज के एक बहुमूल्य संसाधन है। वो भी बड़े बड़े पदों पर है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, आईएएस है, बहुत बड़े पदों पर है, तो वो भी तो बहुमूल्य संसाधन है। अगला, विकलांग बच्चों को समायोजन के लायक बनाना, कि समाज में अपने आप को एडजस्ट कर पाए। यदि आप समावेशन की ओर शिक्षा नहीं दोगे तो भाई कभी आप समाज में एडजस्ट नहीं हो पाएगा, वो हमेशा अलग ही रहेगा। तो आप समावेशन की ओर शिक्षा क्यों दे रहे हो? ताकि हमको उनको समाज में एडजस्ट करवाना है, परिवार में, घर में, समाज में, उसके लायक बनाना है। अगला, विकलांग बच्चों में विभिन्न कौशलों का विकास करना, कि वो भी कौशल, सामाजिक कौशल है, अलग मौखिक कौशल है, सब कौशल का उनका विकास हो। सामाजिक बुराइयों को दूर करने में सहायक है। कई सारे लोग ऐसा मानते हैं कि जो विकलांग बच्चे होते हैं समाज पर बोझ हैं, ये हैं वो है, तो इन लोगों की इस प्रकार की रूढ़िवादी विचारधारा को खत्म करने के लिए भी हम समावेशन की ओर शिक्षा दे रहे हैं बच्चों को। ये भी पॉइंट है। अगला है विकलांग बच्चों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ना है। तो मैंने वही कहा आपको, बताया मुख्य धारा याद आ रही है, एक मेन स्ट्रीम बह रही है और ये छोटी छोटी जो धाराएं उसमें मिल रही हैं। अगर इनको आप इस स्ट्रीम में शामिल नहीं करोगे तो इनका कोई अस्तित्व नहीं है जीवन में। गंगा का उदाहरण दिया था ना मैंने, नदी नाले गंगा में मिलते हैं तभी जाके समुद्र में पहुंचते हैं, नहीं तो वहीं खो जाएंगे। तो वही करके अगर विकलांग बच्चों को यदि आप उनके साथ शिक्षा नहीं दोगे तो वे समाज की मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाएंगे, हो सकता है उनका विकास ही ना हो पाए। अगला है विकलांगों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करना, कि हमारा संविधान कहता है कि सब समान है, सब ये हैं, सब वो है, और आप उनको अलग से शिक्षा दे रहे हो, तो यानी संविधान में प्रावधान का उल्लंघन कर रहे हैं आप। भाई संविधान में लिखा है ना कि सब समान है, तो कहाँ समान है? जब आप अलग से शिक्षा दे रहे हो उनको, तो आप संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन कर रहे हैं। तो इसलिए विकलांगों के संवैधानिक प्रावधानों का आप रक्षा कर रहे हैं, उनको एक साथ शिक्षा दे रहे हैं। और बाकी मैंने क्या लिखा है, समावेशी शिक्षा की आवश्यकता वाले पॉइंट लिख देना यदि सवाल आए तो समावेशी शिक्षा के पॉइंट याद आ रहे हैं, क्यों जरूरी थे? तो समावेशी शिक्षा वाले सारे पॉइंट लिख दो यहाँ पर जो याद आ रहे हो। तो ये था अलगाव से समावेशन की ओर शिक्षा। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ आया होगा। आया नहीं आया?
दिल से बताओ क्या करो, दिल से क्या बताना इस समय, तो दिमाग यूज़ हो रहा है। एक और पॉइंट था यार, एक पॉइंट था, चलो ये तो हो ही गए, बाकी जो बचा होगा उसके लिए बाद में एक और लेक्चर मैं बना दूंगा, है ना। हाँ, तो बाकी मैंने आपको समझा दिया, ये लगभग 50 मिनट का लेक्चर बन गया। तो बहुत सारे पॉइंट मैंने आपको इसमें समझा दिए हैं, ये मुझे उम्मीद है ये भी आपको समझ आ गया। तो देखो मैंने कितने सारे पॉइंट आपको समझा दिए। अलगाव से समावेशन की ओर शिक्षा, ये समझ लिया आपने। जिला विकलांगता पुनर्वास केंद्र DTRC, ये समझ लिया है। समावेशी विद्यालय में सिद्धांत, ये तो पहले ही समझ लिया था। विकलांग बच्चों की शिक्षा में प्रयोग होने वाले, ये नहीं समझा, ये समझाऊंगा। समावेशी शिक्षा का अर्थ, ये तो पहले ही समझ लिया था। शिक्षा के संदर्भ में राष्ट्रीय असमर्थता नीति, ये तो पहले समझा, पढ़ा चुका हूँ मैं। समावेशी विद्यालय में मानव संसाधन, ये भी पढ़ाऊँगा। बहुसंवेदी शिक्षण, मल्टी सेंसरी टीचिंग, याद आ रही है, बहुत सारी इंद्रियों का प्रयोग करके पढ़ाते हैं। RCI रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, तो पहले पढ़ा चुका हूँ। विद्यालय तत्परता पढ़ा दिया। विशिष्ट शिक्षक की भूमिका अभी मैंने पढ़ाई। समावेशी शिक्षा की आवश्यकता, ये पढ़ चुके हो। समावेशी शिक्षा की बाधा, ये भी पढ़ दी। संगी साथी अनुशिक्षण, पी ट्यूटोरिंग, जो मैं आपको कर रहा हूँ ये पी ट्यूटोरिंग, ये पढ़ा दिया। विशिष्ट शिक्षा में ICT का उपयोग, तो ICT का प्रयोग भी पढ़ा दिया। और विकलांग बच्चों के लिए संवैधानिक प्रावधान, तो ये रह गया। तो 2-3 छोटे छोटे और रह गए, इनको मैं बाद में पढ़ा लूँगा, तो इसको आपको पढ़ना है, ठीक है। 4-4 नंबर के हैं। थोड़ा एक बार वीडियो देख और एक बार फिर आपको अपने मतलब टॉपिक वैसे याद करने, और पेपर में आएगा तो अपने अनुसार तो लिख ही देंगे चीज़ों को आप इनको। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा, है ना। चलो इसको पढ़ो, फिर एक आध वीडियो और बनाऊँगा, मेहनत करो, ठीक है।